जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जीके जीएस क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, इस जीके जीएस क्लास में हम जो है तो एसएससी सीजीएल के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं जीके जीएस के, जो कि एसएससी सीजीएल ने पिछले सालों में पूछे हों। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये 17 सितंबर 2024 शिफ्ट थर्ड में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारी ये क्लास है, आज ये हमारी 22वीं क्लास है। इससे पहले हम 21 दिन की क्लासेस कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के हम। तो पहला क्वेश्चन है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार अन्य धर्म और मत ओआरपी कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि जो अन्य धर्म और मत यानी ओआरपी है ये होता क्या है। तो देखिए, हमारी जो जनसंख्या डेटा है तो उसमें हमें 6 धर्मों को जो है तो सूचीबद्ध किया गया है। कितने धर्मों को? 6 धर्मों को सूचीबद्ध किया गया है। 6 धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। अब इन 6 धर्मों के अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं जो अन्य धर्मों को मानते हैं या फिर किसी धर्म को नहीं मानते यानी एथीस्ट हैं, तो वो लोग जो हैं तो ये अन्य धर्म और मत यानी ओआरपी के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि कई छोटे छोटे जो विभिन्न क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों के धर्मों का पालन करते हैं या फिर कोई जो है तो उन कोई धर्म को भी नहीं मानते, तो वो व्यक्ति जो है तो ये अन्य धर्म और मत के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहाँ पर जो है तो कितनी जनसंख्या है का प्रतिनिधित्व है इनकी, तो ये है 7.9 मिलियन यानी 7.9 मिलियन लोग जो हैं तो अन्य धर्म और मत यानी ओआरपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1991 में। कब? 1991 92 में। ठीक है, 1991 92 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये भी पूछा जाता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये सबसे पहले ये किसको मिला? तो सबसे पहले जो मिला था, सबसे पहले प्राप्त करता है तो ये थे विश्वनाथ आनंद। कौन? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को ये कब मिला था? तो ये 1991 92 में मिला था जब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1991 92 में मिला था। और विश्वनाथ आनंद जो है तो ये एक ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं यानी चेस से ये संबंधित थे। अब बात ये आती है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र कब किया गया? ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये किया गया था, जो किया गया था 6 अगस्त 2021 को। कब? 6 अगस्त 2021 को जो है इसका नाम बदलकर ये कर दिया था। और जो मेजर ध्यानचंद हैं ये कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी के, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और ये हॉकी के एक खिलाड़ी थे। हमारे देश की जो भारतीय हॉकी टीम है उसके कप्तान भी थे। अब हम बात करते हैं जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, सबसे सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है? विश्वनाथ आनंद, 1991 92 में मिला था। अब ये पूछा जाता है कि सबसे युवा, ठीक है, सबसे युवा प्राप्तकर्ता। तो सबसे युवा प्राप्तकर्ता जो है तो ये है अभिनव बिंद्रा। कौन? अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा को जो है ये 2001 में मिला था। कब? 2001 में। और उनकी उम्र उस समय सिर्फ 18 वर्ष थी। कितने? 18 वर्ष थी। बात पूछा जाता है कि सबसे पहले किस भारतीय महिला को मिला? तो महिला में अगर हम बात करें तो सबसे पहले महिला खिलाड़ी तो ये है कौन? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी को सबसे पहली भारतीय महिला है जिनको ये मिला था। ये इनको 1994 या 95 के करीब मिला था। ठीक है, 94 95 में इनको ये दिया गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, 94 95 में ही इनको दिया गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम 6 अगस्त 2021 को बदलकर मेजर ध्यानचंद्र रत्न खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। चलिए आगे बढ़े। और जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ तो आप इनको नोट जरूर करें, क्योंकि नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिवाइज करने के लिए नोट्स अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको जो है तो इन वीडियोज़ का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ या डिटेल दे रहा हूँ उनका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है तो इसमें रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। कम से कम कोई भी चीज़ है तो आप उसको कम से कम 3 बार रिवाइज ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1814 में आत्मीय सभा की जो स्थापना की गई थी तो की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। इसके अलावा जो राजा राम मोहन रॉय हैं इन्होंने
1828 में। और जो आत्मीय सभा इसकी स्थापना इन्होंने कहाँ पर, ये कलकत्ता में की थी। कहाँ पर, कलकत्ता में। फिर इसके बाद जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी, ब्रह्म समाज। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। कहाँ पर, कलकत्ता में। इसके अलावा जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्होंने कुछ पत्रिकाएं चलवाई। इनकी पत्रिका है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी एंड मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार जो है ये इनकी पत्रिका है। किसकी, राजा राम मोहन रॉय की। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने एक किताब भी छापी, इनकी किताब लिखी। इसका किताब का नाम है तोहफत उल मुबाहिदीन। इस किताब का नाम है तोहफत उल मुबाहिदीन, किताब भी इन्होंने लिखी। इसके अलावा जो राजा राम मोहन रॉय हैं, ठीक है, तो इनको राजा की उपाधि किसने दी, तो राजा की उपाधि जो है तो एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय। इन्होंने जो है राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इनको आधुनिक भारत का जनक, यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किसको, राजा राम मोहन रॉय को। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आधुनिक भारत का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, एंड भारतीय पुनर्जागरण का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस इनको कहा जाता है। और इन्होंने तोहफतुल मुबाहिदीन किताब लिखी, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो है ये पत्रिकाएं चलवाई थी राजा राम मोहन रॉय ने। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कहाँ पर, कलकत्ता में। और 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने। कहाँ पर, कलकत्ता में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। फिर हम देखते हैं केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन जिन्होंने 1866 में कलकत्ता के ही अंदर भारतवर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतवर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, इनकी स्थापना भी कब, 1866 में हुई थी। क्योंकि जो ब्रह्म समाज था ये दो हिस्सों में टूट गया। एक बना भारतवर्ष ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व किया केशव चंद्र सेन ने, और एक बना आदि ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2023 में झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो फरवरी 2023 में झारखंड का जो राज्यपाल नियुक्त किया गया था सीपी राधाकृष्णन को, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1976 में भारत में आयोजित पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था। तो 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो काजरी महोत्सव जो है ये कहाँ पर, ये मनाया जाता है मिर्जापुर में। ठीक है, मिर्जापुर सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। ठीक है, ये कहाँ पर, ये मिर्जापुर में मनाया जाता है। और जो मिर्जापुर ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में यहीं पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो मटकी नृत्य जो है जो कहाँ पर, यह मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक मालवा क्षेत्र, कहाँ पर, मालवा क्षेत्र। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जो है ये महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें जो है तो मटकी रखकर, यानी बहुत सारी, पहले एक बड़ी मटकी, फिर छोटी छोटी ऐसी खूब सारी मटकियाँ रखी जाती हैं सिर पर, और फिर उसके बाद जो है तो नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक प्रजाति है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रजाति कौन सी, ताड़ के वृक्ष, महोगनी, सागौन या आबनूस। तो ये जो है तो ये है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सागौन। ठीक है, सागौन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक प्रजाति है। सागौन के अलावा जो है तो चंदन भी इसी प्रजाति की है। ठीक है, चंदन हो गई, साल हो गई, साल के वृक्ष, और बांस। ठीक है, ये सब जो है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक प्रजाति है। फिर हम बात करें अगर ताड़ के वृक्ष, महोगनी और आबनूस, तो ये कौन से, तो ये उष्णकटिबंधीय 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 वर्षा वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की ये उदाहरण। ठीक है, ताड़ के वृक्ष, महोगनी और आबनूस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2022 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? सुलोचना चौहान, बेला शेंडे, वैशाली सामंत या देवाकी पंडित। तो 2022 में सुलोचना चौहान को जो है तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुलोचना चौहान जो है तो एक लावड़ी गायिका है, ठीक है, लावड़ी गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक अम्लीय है तो देखिए, अगर हम बात करें HCOOH जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। फिर C2H5COOH तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। फिर C3H7COOH तो हो जाएगा ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटे, ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल। और CH3COOH तो ये हो जाएगा, ये हो जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब ये पूछा गया कि इनमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है? तो इनमें सबसे ज़्यादा अम्लीय जो होता है तो होता है HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर पर मौर्यों ने शासन किया था, जिसने समय के साथ उत्तरी भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में भी पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया था? तो ये कहाँ पर? ये कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में। और जो मौर्य थे तो ये पहले गुप्त वंश के अंतर्गत आते थे। जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो इन्होंने जो है तो अपनी आज़ादी घोषणा कर दी थी, ठीक है, मौर्यों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल और हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्माली, ठीक है, इन तीन लोगों द्वारा स्माली द्वारा कार्बन की किस अप्रूव की खोज की गई थी? ग्राफीन, लॉन्सडिलेट, कार्बोफिन या फ्लोरीन। तो ये की गई थी फ्लोरीन की। किसकी? फ्लोरीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तो अन्नपूर्णा देवी जो है तो ये मैहर घराने से संबंधित है। किससे? मैहर घराने, ठीक है, मैहर घराने से ये संबंधित है। और ये जो है तो वाद्य यंत्र ये सुरबहार से संबंधित है। किससे? सुरबहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरा जाएगा, और यह उस संबंध में चौथे अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। यानी राज्यसभा की बात यहाँ पर हो रही है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि द्वारा भरा जाएगा, और यह उस संबंध में चौथे अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 80 में, ठीक है, अनुच्छेद 80 में। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 है इसमें बताया गया है राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है तो ये सदन का उच्चतम सदन है। क्या? उच्च, ठीक है, उच्च सदन है ये, ठीक है, सबसे उच्च सदन है राज्यसभा। फिर उसके बाद आती है लोकसभा। अगर हम बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा में अधिकतम जो सीटें हो सकती हैं कितनी? 250 सीटें। 250 सीटों से अभी तक सीटें ज़्यादा अधिक नहीं होंगी, ठीक है, तो 250। अब इसमें जो 250 मेंबर सीटें हैं तो 238 सदस्य जो हैं, ठीक है, 238 सदस्य जो है तो ये चुनकर कहाँ से आते हैं स्टेट से एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं 238 सदस्य। और बाकी जो 12 सदस्य बचे हैं तो इनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। बाकी 12 सदस्य को 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। वर्ष 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड निकाला और पाया कि लिपिड मोनोलेयर से आणविक सतह क्षेत्र बनाम पार्श्व दबाव को मापने के लिए अच्छे हैं? तो गार्टर और ग्रेंडेल, कार्सन और एक्लेस, एब्री और बक, या फिर मार्गुलीस और रूस्का। तो ये किया था ऑप्शन में कुछ गलती है, रुक जाइए। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए गार्टर और गैंडेल, जिसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड निकाला और पाया कि लिपिड मोनोलेयर से आणविक सतह क्षेत्र बनाम पार्श्व दबाव को मापने के लिए अच्छी है, ठीक है, किसने? गार्टर और ग्रैंडेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित करों के कार्यान्वयन की क्रम की पहचान कीजिए।
भूमि राजस्व, फिर बिक्री कर, फिर मोडवेट या फिर कर सेवा कर। तो इसका जो क्रम हो जाएगा, ये क्रम बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस पाल शासक के संरक्षण में स्थापित किया गया था? तो जो विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला नहीं है, यहाँ पर शिला होता है, ठीक है, विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है तो कहाँ पर, ये भागलपुर बिहार में स्थित है। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको जो बनवाया था, ये बनवाया था धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने, जो कि पाल वंश के एक सम्राट थे, राजा थे। उन्होंने जो है तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भागलपुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई तमिलनाडु पुधुमाईपेन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो ये 1000 रुपये हर महीने प्रदान की जाएगी इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा दिए अधिकतम प्रीमियम डैश होगा? तो कितना ये होगा? 2%। कितना? 2% दिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य जो है तो यह ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। यह है स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप कुछ स्कूली छात्राओं को हुमायूं के मकबरे के अपने शैक्षिक दौरे पर दीवारों पर अपने नाम लिखते हुए देखते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो आप पर जो होता है तो ये होता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ऑप्शन है, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। और हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं तो ये भारतीय संविधान में, संविधान के भाग 4A में, अनुच्छेद 51A में दिए हुए हैं। 10 और हमारे लिए जो है तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं जोड़े गए थे। एक 42वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1976, इसके तहत जो है तो हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर इसके बाद कुछ सालों बाद यानी 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो तो हमारे संविधान में पहले से 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े हुए थे। फिर इसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। और जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, ये कहाँ से लिए गए? तो ये जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ये सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर कोई हुमायूं के मकबरा है या फिर ताजमहल है या कुतुब मीनार है या कुछ भी है जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, जो कि सरकार के अंडर आती है, ठीक है, तो ये जो है तो ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस पर कोई भी प्रकार का मतलब कि हमें ना ही लिखना चाहिए। आप जाएंगे क्योंकि किसी भी जगह पर आप जाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र पर, तो देखा है, सभी ने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा होता है या फिर जो इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो ये सिर्फ हम ही ने किया, तो हमें सबको जो है तो अपनी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम बात करें अब हुमायूं का मकबरा, तो ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। और जो हुमायूं का मकबरा है ये किसने बनवाया था? जो हुमायूं का मकबरा है ये इसकी एक बीवी थी जिनका नाम था हाजी बेगम, जिनको हम बीगा बेगम भी कहते थे। इन्होंने जो है तो हुमायूं का मकबरा बनवाया था। और हुमायूं जो है तो ये दूसरा मुगल बादशाह था, बाबर का बेटा, और अकबर जो मुगल सम्राट अकबर थे उनका पिता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। कब? 1931 में। उस समय भारत का जो वायसराय था तो ये था विलिंगटन। कौन? विलिंगटन जो है भारत का वायसराय था। और इसमें जो है तो पहला ये गोलमेज सम्मेलन था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। कब? 1885 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? की थी A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। और इसका जो पहला सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था बम्बई में। कहाँ? बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। और इसके जो अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन के जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1925 में हुई थी। किसने की थी? M.N. रॉय ने। किसने? M.N. रॉय ने। ठीक है, M.N. रॉय ने कहाँ पर की थी? कानपुर में की थी। फिर हम बात करते हैं अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होगा। फिर मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है तो ये
2006 में हुई थी। कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश में की। कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश में हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं ये हैं नवाब सलीमुल्लाह, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह एंड मोहसिन, नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, मोहसिन उल मुल्क, इन दोनों ने मिलकर जो है इसकी और इसकी स्थापना की थी मुस्लिम लीग की। और मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष थे तो ये इसके अध्यक्ष थे, आगा खान जो है इसके अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन जो हुआ था ये 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में इनका पहला अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। कहाँ पर? कराची में हुआ था। कहाँ पर? कराची में। और इसका जो पहला अध्यक्ष थे, इसकी अध्यक्षता की थी आदमजी पीर भाई ने। ठीक है, आदमजी पीर भाई ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? तो भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है तो ये समुद्री और वायु से होता है। ठीक है, समुद्र और वायु से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? पीपीएलओ यानी प्लूरो निमोनिया जैसे जीवों के आकार को इंगित करता है। तो ये करता है लगभग 0.1 UM यानी माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर, हाँ इसको इसी तरीके से कुछ कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं। ठीक है इसको, चलिए तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपको रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं तो आप उनको भी वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।